हाँ दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की स्टडी के अंदर एक नया एमसीक्यू वीडियो हम आज लेके आए हैं, जो कि एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, और इसमें खूब सारे एमसीक्यू जो है हम विद रैशनल सॉल्व करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज द पेरीमीटर इज यूज टू असेस। पेरी वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पेरी और मेटर, पेरी और वन इज मीटर। पेरी वर्ड का मतलब होता है अराउंड, पेरी वर्ड का मतलब होता है अराउंड, और मीटर वर्ड का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम चारों तरफ का कोई चीज मेजर करते हैं, है ना। कोई एक पर्टिकुलर जगह का कोई एरिया का मेजरमेंट पेरीमीटर कहलाता है। ऑप्शन है विजुअल एक्यूटी, कलर विजन, ओक्यूलर टेंशन, विजुअल फील्ड। तो अभी हमने बात किया है पेरी का मतलब अराउंड होता है, और अगर आपको अराउंड का करना है तो एरिया, और इन चार ऑप्शन में एकमात्र एरिया वर्ड लिखा हुआ है या फील्ड वर्ड लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। तो विजुअल फील्ड का मेजरमेंट यूनिट होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ विजुअल फील्ड। इसी तरह चार्ट जो होता है वो कलर विजन के लिए, और टोनोमेट्री जो होता है वो विजुअल एक्यूटी के लिए यूज किए जाते हैं। तो वहां पे पेरीमीटर का रोल नहीं रहता है, तो इट्स यूज फॉर द विजुअल फील्ड। नेक्स्ट है द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी रिप्रेजेंट। ईसीजी जो होती है उसमें अलग अलग, है ना, जैसे नॉर्मल ईसीजी हम पढ़े तो उसमें जो है पी वेव होती है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, और फिर जो है वहाँ पे टी वेव होती है। तो ये जो पी वेव है उसके बाद में ये जो क्यू आर और एस जो कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो टी वेव होती है, इनके अलग अलग जो बनने का, इस पूरी एक ईसीजी को बनने में 0.8 सेकेंड लगता है। तो इनके अलग अलग बनने के पीछे मसल के कॉन्ट्रैक्शन का रोल होता है। मसल के जो है चार्ज या अनचार्ज, जिसको हम डीपोलराइज या रीपोलराइज या सिस्टोल या डायस्टोल कह सकते हैं, उसके कारण ये वेव फॉर्म होती है। तो किसके कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है? ऑप्शन दिया हुआ है एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। विच इज द करेक्ट वन फॉर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? अच्छा, कुछ लोग ठीक बता रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ बता रहे हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल सही बता रहे हो आप। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ये करेक्ट आंसर है। देखिएगा, जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है वो पी वेव की वजह से बनता है ना। ये जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है ए ऑप्शन में, ये किसकी वजह से बनता है? पी, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है तब पी वेव बनती है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन जो है उसको पी वेव बताती है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जो है, जो डी ऑप्शन में वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, इसको टी वेव बताती है। एट्रियल पी, वेंट्रिकुलर टी। बी और सी दो ऑप्शन है। एट्रियल रीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसको इंडिकेट करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी, क्योंकि हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है। कई बार एग्जाम में पी वेव के बारे में पूछते हैं, तब आंसर एट्रियल डीपोलराइजेशन है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का पूछे तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव का भी पूछा नहीं है, पूछ ले तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एब्जॉर्बेबल suture मटेरियल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्वेश्चन जब भी होता है तो तीन जो ऑप्शन है वो सही होते हैं, एक गलत होता है। जो गलत होता है वही हमारा जवाब होता है। जैसे एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल है तो तीन चीजें एब्जॉर्बेबल है, लेकिन एक नहीं है। हमें जो नहीं है उसको हटाना है वहां से। पॉलिस्टर, कोलेजन, पॉलीडायोक्साजोन, कैटगट। बहुत इजी क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल रहा है। पॉलिस्टर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, पॉलिस्टर एब्जॉर्ब नहीं होता है। कोलेजन, पॉलीडायोक्साजोन और कैटगट, क्रोमिक कैटगट जिसको हम बोलते हैं, ये तीनों ही एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल है। ये तीनों जो होते हैं वो एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल होते हैं, और पॉलिस्टर एब्जॉर्बेबल नहीं होता है। इसलिए आंसर रहेगा ए, नहीं होता है, यही पूछा गया है। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन एयर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 21%। कई लोग बिल्कुल सही है।
11%, 32%, 25%, 21%, इट्स 21% ना। वेरी गुड, 21%। और एक्सपायर एयर जो हम निकालते हैं बाहर, उसमें होती है 16%। नेक्स्ट वन है द मिनिमम नंबर ऑफ डोजेज, मिनिमम कम से कम नंबर ऑफ डोजेज टिटनस दैट इज टीटी गिवन टू ए प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन को कम से कम कितने टिटनस के शॉट लगने होते हैं, कम से कम कितने लग सकते हैं? एनी आइडिया? कुछ लोग दो बता रहे हैं, दो तो लगाते ही है टोटल। कुछ लोग एक बता रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कम से कम तो जीरो होता है। राइट। तो बेसिकली कम से कम पूछा है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए ऑप्शन? ऑप्शन इज 4, 3, 1, 2। तो 4, 3 तो कम से कम नहीं हो सकते। 1, 2, 1 और 2, इट्स 2। आंसर इज 2। व्हाई इट इज 2? क्योंकि दो तो लगाते ही लगाते हैं, दो लगाना ही लगाना है, ये कम से कम है, ये ज्यादा से ज्यादा नहीं है। अपन नॉर्मली सोचते हैं कि दो ही लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा है, दो ज्यादा से ज्यादा नहीं है, दो तो लगा नहीं, एक तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो कम से कम दो तो चाहिए ही चाहिए। अपन ऐसा बोलते हैं नहीं भाई, एक से कोई काम नहीं। जैसे आप केला खाते हो, बनाना, तो केला कभी नहीं अकेला, तो एक केले से कभी कुछ नहीं होता, कम से कम दो तो खानी है, बाकी एक दर्जन खा सकते हो। तो टिटनेस ज्यादा से ज्यादा कितना भी लगा सकते हो, ज्यादा कोई इश्यू नहीं है, पर कम से कम कितने लगाने हैं? दो, मिनिमम। नेक्स्ट वन है इन केसेज सफरिंग फ्रॉम hepatic encephalopathy। hepatic encephalopathy is the problem when the liver is unable to convert ammonia into the urea। यूरिया साइकिल नहीं चलता लीवर में, लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता, अमोनिया ब्रेन में जाती है और हिपेटिक एनकेफेलोपैथी करती है। और अमोनिया जो है बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन का, तो डाइटरी प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए? इसका मतलब प्रोटीन आप जितना ज्यादा दोगे अमोनिया उतना ज्यादा बनेगी, तो हिपेटिक एनकेफेलोपैथी उतनी वर्स्ट होगी। लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 30 एंड लेस देन 20 पर डे की रिक्वायरमेंट, तो आप कितना देंगे? तो इन इन द कंडीशन जहां पे प्रॉब्लम ही प्रोटीन करती है, तो जितना कम से कम, अगेन इट्स मिनिमम लेस, तो कम से कम कितना है? लेस देन 40 है, 50 है, 30 है, 20 है? डेफिनेटली 20। तो 20 से भी कम, है ना, पर डे 20 ग्राम से भी कम प्रोटीन देना है, कम से कम प्रोटीन देना है, बहुत कम प्रोटीन देना है, क्योंकि हिपेटिक एनकेफेलोपैथी हो रखी है। तो मिनिमम नंबर यहाँ पे हमें चूज करना है, तो डी इज द करेक्ट वन, लेस देन 20 ग्राम पर डे। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी क्षमता ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकली एपरेंट इलनेस। क्लिनिकली मतलब प्रॉब्लम वाली बीमारी को इंड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनिज्म में, वो क्या कहलाती है? एनी आइडिया? किसी भी ऑर्गेनिज्म में बीमारी को, इलनेस को एपरेंट करने की जो, क्लिनिकली इंड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको क्या कहते हैं? हम्म, ओके, चलो ऑप्शन देखते हैं। इन्फेक्टिविटी, इट्स नॉट, इन्फेक्शन तो होता है, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी इन्फेक्टिविटी नहीं कहलाती है। हाँ, हम पढ़ते हैं ना पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस और पैथोजेनिसिटी, इट्स पैथोजेनिसिटी, है ना। द आंसर इज पैथोजेनिसिटी। एबिलिटी जो है इंड्यूस कराने की, उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेनिसिटी। इटियोलॉजी और विरुलेंस इसको नहीं कहते हैं, वायरस के लिए विरुलेंस को यूज कहते हैं। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी जो क्लिनिकल एपरेंट इलनेस को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। इटियोलॉजी इज द कॉज, विरुलेंस इज द रिलेटेड टू द वायरस। द साइनोटिक सीएचडी इज, साइनोटिक सीएचडी कौन सा है? सीएचडी इज द कंजेनिटल हार्ट डिजीज, दैट इज साइनोटिक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, टॉप। इट्स द साइनोटिक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। चार चीजें होती है, टेट्रा वर्ड फॉर फोर, चार चीजें होती है। वन इज पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड वन इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, थर्ड वन इज ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, और वीएसडी, वीएसडी। ये चार प्रॉब्लम जहां पे देखने को मिलती है, उसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। साइनोटिक स्पेल होते हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीज है ये।
एएसडी, वीएसडी और पीडीए, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, तीनों की तीनों एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जिसमें राइट हार्ट का ब्लड जो होता है वो मिक्स होता है लेफ्ट हार्ट में, सॉरी लेफ्ट हार्ट का ब्लड जो है वो मिक्स होता है राइट हार्ट में और बॉडी को प्योर सप्लाई होती है, इसलिए उसको एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। जबकि टॉप के अंदर राइट हार्ट का ब्लड मिक्स होता है लेफ्ट हार्ट में, इसकी वजह से बॉडी में साइनोटिक सप्लाई होती है और बॉडी में साइनोसिस देखने को मिलती है, इसलिए ए यहाँ पे करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है द बोन रिमॉडलिंग हार्मोन इज, बोन को रिमॉडलिंग करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन, पैराथार्मोन, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन। बोन की रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग मतलब बोन को वापस शेप में देना, कौन से हार्मोन का फंक्शन है? थायरोक्सिन इज द T3 T4 हार्मोन, पैराथार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेटेड पैराथार्मोन, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन। तो बेसिकली थायरोक्सिन का काम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर होता है, तो ये तो बोन रिमॉडलिंग नहीं है। पैराथार्मोन जो होता है वो बोन में से कैल्शियम को ब्लड में डालता है, इसलिए तो बोन को खराब करने वाला हार्मोन है। विटामिन डी जो होता है वो एक विटामिन है, इसकी हार्मोनल फॉर्म भी होती है, लेकिन ये बिना कैल्शियम के काम नहीं करता है। तो बोन रीमॉडलिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं वो कैल्सिटोनिन कहलाता है ना। जिनमें भी बोन फ्रेजाइल बोन ऑस्टियोपोरोटिक बोन होती है, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होने की संभावना होती है, ऑस्टियोपोरोटिक बोनी पेन वहां देखने को मिलते हैं, उनके अंदर जो है हमें कैल्सिटोनिन इंट्रानेजल स्प्रे फॉर्म में देना पड़ता है और उससे जो है वहां पे बोन में रीमॉडलिंग होती है, पेन रिलीव आता है। तो कैल्सिटोनिन इज दैट हार्मोन। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलरा। ये हमने कोलेरा जो कम्युनिकेबल डिजीज है वहां भी हमने पढ़ा है। तो कीमो प्रोफाइलैक्सिस कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, कोट्रीमोक्साजोल और क्लोरामफेनिकोल, है ना। कोलेरा को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और वहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था एमसीक्यूज में। तो यहाँ पे आंसर जाएगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एज ए प्रोपाइलैक्टिक कीमोप्रोपाइलैक्टिक ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कोलेरा के अंदर काम में लिया जाता है। कोलेरा का संबंध टेट्रा से, सी फॉर कोलेरा, टी फॉर टेट्रा, सीटी स्कैन जैसे होता है वैसे सीटी, सीटी ना, सीटी, कोलेरा टेट्रा, कोलेरा टेट्रा। तो ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द इंक्रीज इन द बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन। बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ओवुलेशन के तुरंत बाद में, दैट इज 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो इंक्रीज होती है बॉडी के टेम्परेचर में, वो किसके कारण होती है? क्वेश्चन ने पूछा है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रोजेस्टेरोन इसका रिलीज होता है ओवुलेशन के बाद में, प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होना शुरू होता है और उसकी वजह से बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो तो खुद ओवुलेशन कराता है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है, तो ये ओवुलेशन कराने वाला हार्मोन है। ये जीआरआरएच जो है वो भी प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है कॉर्पस ल्यूटियम से, तो ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का काम है। एस्ट्रोजन जो होता है वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने और फॉलिकल का जो है मैच्योर होने में मदद करता है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरोन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट चिकन पॉक्स, सारे चिकन पॉक्स के बारे में फैक्ट्स है सही है, एक को छोड़ के, मतलब एक गलत है, तो गलत कौन सा है वो आपको पता करना है। चिकन पॉक्स जो वेरिसेला जोस्टर बीमारी है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला जोस्टर, वायरल डिजीज है, स्किन की डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, बच्चों में होती है ज्यादातर और स्किन के ऊपर खूब सारे रैसेज बनते हैं इस बीमारी में। तो उस बीमारी के बारे में सही है एक को छोड़ के, मतलब तीन बातें सही है एक बात गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो अबाउट 15 डेज का है। तो चिकन पॉक्स में हमने पढ़ा था कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 21 डेज का होता है, तो एवरेज जो हम निकाले तो 14-15 डेज होता है, तो ये बात तो चिकन पॉक्स के बारे में सही है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रैसेज आर सुपरफिशियल, तो चिकन पॉक्स के रैसेज जो है हमेशा सुपरफिशियल होते हैं, वेसाइकल्स बनते हैं, ड्यू ड्रॉप पैटर्न में होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं और एकदम डिसअपीयर हो जाते हैं बीमारी के ठीक होते ही, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैसेज, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैसेज
स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स में रेसेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल होता है। कैसा होता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर से जिसको प्यार होता है, मतलब रेसेज सेंटर में ज्यादा होंगे, पेरिफेरी में कम होंगे। पाम और सोल पे रेसेज होते ही नहीं है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ लीजन ऑन दी ट्रंक रेदर देन दी फेस एंड एक्सट्रीमिटीज। तो ट्रंक के ऊपर इसमें रेसेज ज्यादा देखने को मिलते हैं चिकन पॉक्स के अंदर। तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए या सी जो ऑप्शन है ये चिकन पॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में गलत है। इसलिए ये आंसर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि गलत वाले को ही हमें ढूंढना था। इसके अलावा चिकन पॉक्स में प्लियोमॉर्फिक रेस देखने को मिलता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब एक ही टाइम में सारी जो प्रजाति है वहाँ प्रेजेंट होती है, इधर वेसाइकल, मैक्यूल, पेप्यूल, क्रस्ट, ऐसे। रेस मोस्टली इन फ्लेक्सर सरफेस, ये बात भी सही है, फ्लेक्सर सरफेस पे रेसे जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं चिकन पॉक्स के अंदर। तो सी जो है वो यहाँ पे गलत बात है, बाकी तीनों सही है, इसलिए गलत को ही हमें ढूंढना था, इसलिए सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग टाइम कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग इन डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो प्रोलॉन्ग होता है? ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B12, B2 और विटामिन के। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। विटामिन के जो है क्लॉटिंग विटामिन कहलाता है, और इसकी कमी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है, इसलिए विटामिन के रिप्लेस करना पड़ता है ब्लीडिंग कंडीशन में। नेक्स्ट है द एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इन ए न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट, एवरेज रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट कितना होता है? तो नॉर्मल न्यूबॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट हम पढ़ते हैं 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट, 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट, और एवरेज होती है 40। एवरेज कितनी होती है? 40। तो इन चार ऑप्शन में डी ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है 40 पर मिनट, दैट इज करेक्ट वन। एवरेज होती है 40 पर मिनट। ये पहले 6 महीने के लिए है न्यू बॉर्न के पॉइंट ऑफ व्यू में। 6 से 12 महीने के बच्चे के अंदर फिर 24 to 30 हो जाती है, और 1 से 5 साल के बच्चे में 20 to 30, और 6 से 12 साल के बच्चे में 12 से 20, है ना। फर्स्ट 6 मंथ में तो 30 to 60 होती है, और न्यू बॉर्न जो है फर्स्ट 1 मंथ की एज है। 6 महीने से 12 महीने का जो बच्चा होता है उसमें 24 to 30 रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल काउंट की जाती है, और 12 महीना मतलब 1 साल से लेके फिर जो 5 साल का बच्चा होता है उनके अंदर रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो 20 to 30 ब्रेथ पर मिनट नॉर्मल होती है, और 6 साल से लेके 12 साल का जो बच्चा होता है उनमें रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट नॉर्मल होती है। तो ये रेस्पिरेटरी रेट का क्राइटेरिया है, यहाँ पे आंसर रहेगा डी, 40। ये एवरेज रेस्पिरेटरी रेट है न्यूबॉर्न। नेक्स्ट वन है द रिकमेंडेड साइट फॉर एक्सरे फॉर बोन एज डिटर्मिनेशन इन 11 to 12 ईयर्स चाइल्ड। 11 से 12 साल के बच्चे में बोन एज को डिटरमाइन करने के लिए कहाँ का एक्सरे लिया जाता है, जिससे पता चल जाए बच्चे का बोन एज क्या है या बच्चे की एज क्या है, ये पता करना है। एल्बो एंड हिप, फुट एंड एंकल, शोल्डर, हैंड एंड रिस्ट। तो बेसिकली हैंड के अंदर रिस्ट का एक्सरे, है ना, हैंड के अंदर रिस्ट, रिस्ट का एक्सरे करके आप पता कर सकते हो बच्चे की एज क्या है। रिस्ट की जो बोन होती है, रिस्ट की बोन जो होती है, बोन प्लस जो बच्चे का एज रहता है उसमें बोन प्लस वन, एज प्लस वन, है ना। नंबर ऑफ बोन जो होते हैं, नंबर ऑफ बोन दैट इज एज प्लस वन, एज प्लस वन। इफ द एज हमेशा ईयर में होती है, चाइल्ड इज 1 ईयर, द नंबर ऑफ बोन इज 2। इफ द चाइल्ड इज 2 ईयर, नंबर ऑफ बोन इज 3। तो एज प्लस वन, द नंबर ऑफ बोन इज एज प्लस वन। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ बोन and minus 1 is the age, and you can count the age plus 1, that is number of bone। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उस समय आपको जो एक्सरे लेना पड़ेगा वो हैंड में रिस्ट का एक्सरे लेना जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आज हमने पढ़े हैं। इसी तरीके के मजेदार एमसीक्यू को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाने में मदद करें, ताकि अपनी ये छोटी सी कोशिश जो है वो कई सारे लोगों के लिए मददगार बने, और किसी घर की अगर चिंगारी, किसी घर का अगर दीपक जलाने में हम सक्सेस हो गए तो हम सोचेंगे कि हमारी मेहनत जो है वो साकार हो गई। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।